सो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने एपीकल्चर स्टार्ट किया था और एपीकल्चर में हमने बात की थी कि एपीकल्चर होता क्या है, क्यों किया जाता है और कौन कौन सी हनी बी की स्पीशी है जो कि एपीकल्चर के दौरान यूज की जा सकती है। हमने अलग अलग स्पीशी डील करी, डॉर्सेटा, फ्लोरिया, एपिस इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा, जिसमें से एपिस मेलिफेरा जो है वो मेनली यूज किया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पस, क्योंकि उसमें हनी फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी ज्यादा है एंड सेकेंडली वो स्पीशी जो है वो कंपैरेटिवली टिमिड है बाकी स्पीशीज से। तो ये दोनों क्वालिटीज इक्वली होने की वजह से मेलिफेरा को ज्यादा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब बच्चे बी कीपिंग जो है यानी कि एपीकल्चर जो है वो कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस है। आप लोग आगे ही कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चे कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस है क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ बी को एक्वायर करना है, उसको जगह देनी है रहने की, बाकी काम बी खुद ही कर लेती है। बी के किसी फर्दर और स्पेशलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन बच्चे एपीकल्चर जो है उसके लिए कुछ नॉलेज चाहिए होती है, कुछ एस्पेक्ट्स। इट रिक्वायर्स सम स्पेशल नॉलेज जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ती है, बहुत ही ध्यान से एक्चुअली बी के केस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, कि बी कीपिंग के लिए और एपीकल्चर के लिए कौन कौन सी चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी है। इट रिक्वायर्स नॉलेज एंड नीड सम पॉइंट्स टू कंसीडर। बी कीपिंग के लिए कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बी जो है उसका नेचर और उसकी हैबिट्स क्या है। अलग अलग स्पीशी है, उसका नेचर अलग रहता है, हैबिट्स अलग रहती है। तो नेचर एंड हैबिट्स ऑफ कि कौन से एनवायरनमेंट में और कौन से हैबिटेट में वो इजीली रह पाएगा। ठीक है, तो हैबिटेट तो फेवरेबल अकॉर्डिंगली जहाँ पे फ्लोरल ग्रोथ है वहां पे रहता है, बट अलग अलग स्पीशी जो है वो उतनी ही टिमिड रहती है या उतनी ही एग्रेसिव रहती है। तो उस हिसाब से हमें ध्यान में रखना होता है कि हम अवेलेबिलिटी क्या दे सकते हैं। तो नेचर एंड हैबिट ऑफ हनी बीज, कि उनका हैबिट क्या है। अगर हमारे पास प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव सूट्स है, तो हम एग्रेसिव बीज को भी कल्चर कर लेते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास कोई टिमिड स्पीशी और माइल्ड नेचर की स्पीशी को ही यूज करना बेटर रहता है। ठीक है, अब बच्चे हमें नॉलेज है तो अब हम क्या करेंगे, बी हाइव्स के लिए एक स्पेशल लोकेशन बनाएंगे जहां पे हनी बीज को रखा जा सकता है। तो सिलेक्शन ऑफ लोकेशन फॉर बी हाइव्स। अब लोकेशन ऑफ बी हाइव्स, लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें प्रॉपरली जो उनका फूड है और साथ में कह सकते हैं उनका नेक्टर कलेक्शन का जो एरिया है वो आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिस्टेंट एरियाज में हो। ठीक है, ताकि बीज जो है वो कंटिन्यूसली रीच कर सके फ्लावर तक और कंटिन्यूसली वो नेक्टर को कलेक्ट करके ला सके। ठीक है, अब बच्चे अगर बी हाइव्स क्रिएट कर दिए हैं, हमें बी हनी बीज को कैच भी तो करना होगा। कैचिंग ऑफ सुटेबल स्वॉर्म, सुटेबल यानी कि वो स्पीशीज जो हम कंसीडर करने वाले हैं, तो सुटेबल स्वार्म ऑफ हनी बी, हनी बी का प्रॉपर स्वार्म को कलेक्ट करना, ट्रैप करना और ट्रैप करने के बाद उसे इस बी हाइव में रिलीज करना। ठीक है, एक टेक्निक होता है प्रॉपर, जैसे किस तरीके से रिलीज किया जाए। और बच्चे क्या है, हमारे पास जो स्वार्म है, जैसे हमने कहा कि स्वार्मिंग जो है उसमें एक क्वीन बी होती है along with some drone bees and worker bee. तो ड्रोन बी फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ क्वीन बी और वर्कर बी जो है वो एडिशनल वर्क्स के लिए होंगे, जो मूव कर रहे होते हैं एक बी हाइव से दूसरे बी हाइव तक। तो उस दौरान उसको कैच करना पड़ता है। तो पर्टिकुलर सीजन के दौरान वो स्वार्म करते हैं, तो वो डिटरमाइन होना और याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस दौरान स्वार्मिंग हो सकती है और उन्हें कैच किया जा सकता है। ठीक है, अब बच्चे एक बार हनी बी को ट्रैप कर दिया, हनी बी जो है पर्टिकुलर सीजन में हनी बनाएगा, स्टोर करेगा। बट बच्चे अगर कमर्शियल लेवल पे बात करें तो हनी फॉर्मेशन डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हनी बी को मेंटेन करने के लिए वी नीड सम स्पेशल केयर आल्सो।
कि हर सीजन में उन बी हाइव्स को मेंटेन किया जा सके और अल्टीमेटली हनी बी जो है वो टाइमली हमें प्रोडक्ट दे सके। तो मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स एट डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट सीजन्स में उन्हें बी हाइव्स की केयर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब प्रोडक्ट मिलेगा तो कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी एंड बी वैक्स, जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं बेटा जो हमें रिक्वायर्ड है, तो उनको कलेक्ट कैसे करना है और उनको कलेक्ट करने के बाद स्टोर या मैनेज या पैकेजिंग कैसे करनी है, वो सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और बच्चे बीज जो है वो बच्चे अगर हम बात करें बहुत इफेक्टिव पॉलिनेटर्स भी हैं, यानी कि फ्लावरिंग पीरियड के दौरान पॉलिनेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि वो फ्लावर टू फ्लावर विजिट करते हैं फॉर नेक्टर, जिससे हनी बनाते हैं बेटा ये। तो इसीलिए पॉलिनेटर्स है तो उनके हैबिट्स का ध्यान रखना और उनकी कल्चरिंग का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर किसी एरिया में पॉलिनेटर्स की जरूरत है तो और फ्लावर अरेंजमेंट ज्यादा है तो बच्चे वहां पे हम इजीली बी हाइव बना सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो एरिया में फ्लावर ग्रोथ जो है वो प्रमोट ही होगा बेटा, फ्लावर और प्लांटेशन जो है वो प्रमोट होगा, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चे अरेंजमेंट रहता है, यानी कि ये चीजें कंसीडर करने की जरूरत है हमें जब हमें एपीकल्चर करना होगा। लेकिन बच्चे सिर्फ एपीकल्चर में अगर हम बात करें तो एपीकल्चर के दौरान ना बी हाइव्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। सो बी हाइव जो क्रिएट किए जाते हैं ना वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में ना प्रॉपरली स्टैंड होता है और अलग अलग चैम्बर्स होते हैं जिसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, पूरा सुटेबल अरेंजमेंट बनाया जाता है बच्चे। इस तरीके से सुटेबल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, चैम्बर पूरा लेयर बाय लेयर। और बच्चे इस चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स में पता है क्या होता है, इन चैम्बर्स में बच्चे हमारे पास एक तो बच्चे इन चैम्बर्स में अब हमारे पास पूरा स्टैंड है और लेयर बाय लेयर अलग अलग चैम्बर्स बनाए जाते हैं जिसमें क्या होता है बेटा मोल्ड्स होते हैं। तो बच्चे अब इन मोल्ड्स के केस में, मोल्ड्स के केस में इस तरीके से डिजाइन मेंटेन किया जाता है, इस तरीके से डिजाइन मेंटेन किया जाता है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल से और वहां पे उस मोल्ड को मेंटेन करते हुए वहां पे उसी मोल्ड के अकॉर्डिंग बी जो है वो क्या बनाए, अपना हाइव बनाए। तो मोल्ड में क्या करती है वो अकॉर्डिंगली डिपोजिशन करना शुरू करती है और बी हाइव क्रिएट करना शुरू करती है। तो लास्ट में क्या होता है बच्चे, लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट है जैसे मैंने कहा, इस लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट के केस में अब क्या होगा, अल्टीमेटली वर्कर बी को जो क्या करना है, वर्कर बी को कलेक्शन के लिए जाना है, नेक्टर कलेक्शन के लिए। लेकिन जब वो नेक्टर कलेक्शन के लिए जाती है तो उसे एक पैसेज चाहिए, क्योंकि अंदर हमारे पास मोल्ड्स है ना, अंदर हमारे पास मोल्ड्स है तो चैम्बर उसको अंदर तक रीच करना है वर्कर बी को, लेकिन नेक्टर कलेक्शन के लिए बाहर जाना है। तो नेक्टर कलेक्शन के लिए बाहर जाना है तो बच्चे अगर वर्कर बी जाती है तो फीमेल बी भी जा सकती है। और अगर ये चीज है, अगर फीमेल भी, और अगर फीमेल जो है अगर ये छत्ता लीव कर लेती है, हाई लीव कर लेती है, तो उसके बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं रुकेगा और हनी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे जो एक ओपनिंग बनाई जाती है वो कुछ स्मार्टली बनाई जाती है, एक ओपनिंग क्रिएट की जाती है ताकि यहाँ से वर्कर भी मूव कर सके, बट जो फीमेल और क्वीन भी है वो कभी मूव ना करे यहाँ से। तो उसके लिए हमें हनी बीज की एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और मॉर्फोलॉजिकल अरेंजमेंट जानना पड़ता है। अगर हम क्वीन की बात करें
क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर बी की बात करें, उनके एब्डोमिनल स्ट्रक्चर में ना बहुत डिफरेंस होता है। क्वीन बी जो होती है ना, उसका एब्डोमेन बहुत ही ज्यादा वाइड और लार्ज रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइड और लार्ज रहता है अलोंग विद स्टिंग। लेकिन बच्चे जो ड्रोन बी होता है, उसका एब्डोमेन ज्यादा बड़ा नहीं होता, नैरो होता है और यू शेप्ड होता है विदाउट स्टिंग। लेकिन अगर वर्कर बी की बात करें तो वर्कर बी का एब्डोमेन बहुत ही ज्यादा थिन रहता है अलोंग विद स्टिंग। अब थिन एब्डोमेन है क्यों वर्कर बी का? क्योंकि क्वीन बी के एब्डोमिनल रीजन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो गए हैं, उसका एब्डोमेन ज्यादा थिक होता है और डेवलप होता है। तो जब भी अगर हम बात करें क्वीन बी को, जब हम यहाँ पे कल्चर करते हैं तो कल्चरिंग के दौरान जो ये ओपनिंग बनाई जाती है तो वो क्वीन एब्डोमेन से थोड़ी छोटी बनाई जाती है। तो क्वीन एब्डोमिनल रीजन से थोड़ी छोटी बनाई जाती है, नैरोर बनाया जाता है डायमीटर, ताकि सिर्फ वर्कर बी इसमें से पास कर सके। ड्रोन बी का तो कोई रोल नहीं है उसे बाहर नहीं जाना, और वो क्वीन बी के बिना कभी भी अकेले बाहर मूव नहीं करेगा। तो वर्कर बी जो है बेटा, वर्कर बी जो है इस ओपनिंग से माइग्रेट कर पाती है बाहर और अंदर की तरफ, और अल्टीमेटली क्वीन बी कभी भी पास नहीं कर पाएगी यहाँ से। हाँ, अगर क्वीन बी जो है, कोई और क्वीन बी जो है यहाँ पे डेवलप हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली अलग अलग चैम्बर्स भी हैं हमारे पास। और सेकेंडली क्या है, उसके जैसे ही इसको ओपन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और दूसरी क्वीन को शिफ्ट भी किया जाता है। तो ये चीजें हैं बच्चे इस दौरान। तो तब तक के लिए, जब तक ये यहाँ पे रहते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन तक हनी बनाते हैं, तो उस बी हाइव को पूरा क्लीन किया जाता है, बी वैक्स भी कलेक्ट कर दी जाती है और हनी भी कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट चैम्बर में एक क्वीन बी को रखा जाता है और बाकी चैम्बर्स में बाकी क्वीन बीज को शिफ्ट कर दिया जाता है और अकॉर्डिंगली वहां पे काम किया जाता है। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर रहेगा और एपीकल्चर में ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती है बेटा। सो बच्चे अब फिशरी की बात करने जा रही हूँ। तो बच्चे फिशरी टर्म जो है ना, वो एक सिंपल एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम जब भी ये टर्म सुनते हैं हम इसको फिश के साथ रिलेट कर लेते हैं, है ना। हमारे अकॉर्डिंग ये किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो चीज है फिश। बट अगर एक्चुअली देखा जाए तो फिशरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिश से डील नहीं करती है, फिशरी डील करती है बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म से पाए जाते, यानी कि वाटर रीजन में प्रेजेंट रहेंगे बेटा, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली हम कल्चर करते हैं, यानी कि कमर्शियल लेवल पे। तो बच्चे फिशरी कैसे कैसे क्योंकि हम जो मेन है फिश को वहां से क्या करते हैं, फिशरी क्या करता है, ठीक है। तो ये कैपिटल प्रोसेस, एक्सक्यूज मी मैम, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा वाटर की प्रॉब्लम है फॉर्मेट है, यानी कि पार्ट रिमूव करके उसके बाद उसकी सेटिंग करनी है, तो बच्चे तो वो भी क्या आता है। तो कैपिटल प्रोसेस में सेलिंग ऑफ फिश, शेल फिश, शेल फिश जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्वेटिक है एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की सेलिंग और कैपिंग को भी फिशरी के अंडर में किया जाता है, ठीक है। एंड दिस कैपिंग प्रोसेसिंग सेलिंग और इंडस्ट्री कल्चर और aquaculture, जैसे aquaculture का, तो aquaculture में हमें स्पेसिफाई करना है एक पर्टिकुलर कल्चर, यानी कि फिश के कल्चर, तो बच्चे उसे फिजिकल्चर भी कहा जाता है। तो फिजिकल्चर स्पेसिफिकली फॉर फिशिंग, कल्चरिंग related or trapping of fish, but फिजिकल्चर is part of aquaculture. aquaculture जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कैपिंग प्रोसेसिंग सेलिंग की जाती है, यानी फिशरीज में एक्वाकल्चर जो है पूरा कॉन्सेप्ट डील होता है, लेकिन जब फिशरीज के बारे में बात किया
So again recall कर रही हूँ, catching, processing and selling of fishes or other organism, aquatic organism is called as aquaculture, which is a part of fishery. और बच्चे अगर एक्वाकल्चर में स्पेसिफिकली हमें फिशेस के कल्चरिंग की बात करनी है, उसके सेलिंग की बात करनी है, तो वो फिशिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास बहुत सारी फिशेस हैं, जो कि फिशेस को ही मेनली अभी यहाँ पे फोकस करना है। तो बच्चे फिशेस कैन बी फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर फिशेस यानी कि केटला, लैबियोरोहिता यानी कि रोहू, ये तो बहुत फैमिलियर नेम है जो आप सुनते हो। ठीक है, तो केटला है, लैबियोरोहिता है एंड कॉमन कार्प है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेश वाटर फिशेस में आते हैं। ट्राउट की अगर बात करें, जो कि यहाँ पे कल्चर किया जाता है, तो बच्चे वो ट्राउट जो है वो भी फ्रेश वाटर फिशेस में है। और बच्चे ट्राउट कल्चरिंग जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कल्चरिंग, जिसमें आर्टिफिशियल सिस्टम में ट्राउट को कल्चर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज ट्राउट रिक्वायर्स सम स्पेसिफिकेशंस, अ प्रॉपर टेम्परेचर, अ प्रॉपर वाटर फ्लो, वाटर प्रेशर, तो सब कुछ जो है वो स्पेसिफिक होता है ट्राउट कल्चर के लिए। वैसे ही अलग अलग फिशेस जो है वो अलग अलग एनवायरमेंट में रहना पसंद करती है। ठीक है, उनका अलग अलग नेचर होता है। तो बच्चे नेक्स्ट है मरीन फिशेस। मरीन फिशेस में अगर हम बात करें, मैकरेल, हिल्सा, सैल्मन। ठीक है, ये कुछ ऐसी फिशेस है जो मरीन एरिया में पाई जाती है। सबका अपना अपना न्यूट्रिशियस वैल्यू है। ऑब्वियसली हम फूड के लिए नहीं कल्चर कर रहे हैं, तो अपना न्यूट्रिशन एस्पेक्ट रहता है इनके केस में, और अपना अपना टेस्ट रहता है। ठीक है, तो अगर हम इनफैक्ट सैल्मन की बात करें, तो सैल्मन जो है वो वन ऑफ द फेवरेट डाइट में से एक माना जाता है, क्योंकि ये ओमेगा 3 में बहुत ज्यादा रिच रहता है। और बच्चे ये ऐसा है कि बहुत ज्यादा फैट कंटेंट कम रहेगा और न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा है, और बहुत सारे लोग जो है इसे मतलब बहुत बेसिक कुकिंग के साथ खाते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास अलग अलग फिशेस है जो कल्चर की जाती है। ठीक है, और स्पेसिफिकली अभी तो हमारे पास मरीन एरिया में बहुत ज्यादा वैरायटीज अवेलेबल है, तो डायरेक्टली भी ये कैच किया जाता है, जो कि फिशरीज में ही आता है, यानी कि एक्वाकल्चर में ही आता है। ठीक है, तो बच्चे अब कुछ चीजों के बारे में बात करूंगी जो कि फिशरीज से जुड़ी है, और फिशरीज में कुछ स्पेशल एस्पेक्ट के बारे में हमें बताती है। तो बच्चे फिशरीज जो है उसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल, अगर हमें आर्टिफिशियल कल्चर करना है फिशरीज में, तो बच्चे आर्टिफिशियल कल्चर के दौरान हमें फिशेस का नेचर जो है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो है आर्टिफिशियल टैंक्स जो है वो डिजाइन किए जाते हैं उसके लिए, जिसमें कुछ पर्टिकुलर वाटर फ्लो होता है, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है अलग अलग टाइम पे। तो बच्चे इस तरीके से हम चीजों को ध्यान में रखते हैं कि कौन सी फिश अगर हमें कल्चर करनी है तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो बच्चे जब आर्टिफिशियल टैंक्स जो है वो अल्टीमेटली डिजाइन किए जाते हैं, तो उसमें अलग अलग टैंक्स होते हैं, अलग अलग लेवल के टैंक्स होते हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं, और जिसके बाद वहां पे कल्चरिंग की जाती है। अलग अलग स्टेजेस होती है फिश के केस में। तो हमारे पास फिश जो है उसके केस में फ्राई, यानी कि पहले एग स्टेज होती है, एग के बाद फ्राई आता है, यानी कि उसका पहला लार्वा, फिर फिंगरलिंग्स आते हैं, और उसके बाद हमारे पास फिश डेवलप होती है, जिन सब की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जिन्हें अलग अलग टैंक्स में ट्रांसफर किया जाता है, अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, वाटर फ्लो प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो कोई भी स्पीशीज हो, इंडिजिनस जैसे कि लैबियोरोहिता है, केटला है। ठीक है, कि चाहे वो इंडिजिनस स्पीशीज हो, ठीक है, या फिर उसके बाद एक्सोटिक स्पीशीज हो, जैसे कि कॉमन कार्प, यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रास कार्प जो है वो हमारे पास एक्सोटिक स्पीशीज है। तो सबके लिए अलग अलग अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, लेकिन बच्चे बहुत सारी चीजें जो हैं अब हम
चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ, ताकि हमें बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट और बेस्ट से बेस्ट जो है हमें मिल सके, फिशेस का कल्चर मिल सके, ठीक है, ताकि हम उसको अकॉर्डिंगली हाई रेट से फील करें और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन मिल सके फिश की, ठीक है, डेथ रेट ना हो और कोई भी डिजीज जो है वो इन्हें फॉलो ना करे। और हमारे पास जो मनी है, मनी एस्पेक्ट से बात करें, जो इन्वेस्ट करना है वो भी हमें कम करना पड़े, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए ना मैं एक आर्टिफिशियल कल्चर के दौरान ना एक कल्चर की बात करने जा रही हूँ, दैट इज कंपोजिट कल्चर, जो एक स्पेशल तरह का फिश कल्चर है, जिसमें फिशेस जो होती हैं, फिशेस ऑफ डिफरेंट नेचर आर कल्चर्ड टुगेदर। जो अलग अलग फिशेस होती हैं अलग अलग नेचर के साथ, उन्हें साथ में कल्चर किया जाता है। मैं बता दूं, जैसे लेट्स से वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फिशेस, 3 तरह की फिशेस हैं जो एक पॉन्ड में और टैंक में कल्चर की जाने वाली है, ठीक है। तो टैंक में क्या होता है, कुछ स्पीशी जो होती है वो सरफेस फीडर्स होती है, यानी कि वो सरफेस पे ही फीड करेंगे, वो वाटर के सरफेस पे ही रहती है, जो खाना ऊपर आएगा तो वो खा लेंगी, अदरवाइज नीचे नहीं जाएंगे। जब हमने खाना डाला तो जो खाना डाला ऊपर फिशेस थी, उन्होंने खाना जो है वो ट्रैप कर लिया, एंगल्फ कर लिया और यूटिलाइज कर लिया। लेकिन जब खाना नीचे सेटल हो गया, वो तो एक ऑर्गेनिक फूड है, वो तो बच गया ना, बस वो क्या करेगा, एक मैन्योर की तरह काम करके सी वीड्स को ग्रो करने में हेल्प कर देगा, या टैंक में वीड्स को ग्रो करने में हेल्प कर देगा, अगर आर्टिफिशियल कल्चर है तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमने इन्वेस्ट भी किया, हमने फूड भी दिया, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं मिला। तो इसलिए क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, जैसे 2 या 3 फिशेस जो हैं वो साथ में कल्चर कर लेते हैं इकट्ठे। तो अल्टीमेटली कुछ जो ऐसे नेचर की फिशेस रखेंगे जिनका नेचर डिफरेंट हो, जैसे एक सरफेस फीडर है, दूसरी जो है वो मिडल रीजन में रहती है, मिडल रीजन में फीड करती है, और लोअर रीजन में वो होती है जो बेंथिक फीडर्स है, ठीक है, जो लोअर रीजन में फीड करती है। तो सरफेस फीडर ऊपर के पास खाना आएगा तो वो फिशेस ऊपर वाला खाना खा लेंगे, जो बच गया वो मिडल वालों को मिल गया, और जो बिल्कुल नीचे रहते हैं तो बाकी रिमेनिंग उनको मिलेगा। और बात ये है कि बेंथिक रीजन में ना वीड्स भी ग्रो करती है, तो बेंथिक रीजन में प्रेफर वो करते हैं, वो फिशेस करते हैं जो सिर्फ आउटर फूड सोर्स पे ही बेंथिक रीजन में ग्रो करने वाली वीड्स पे भी फीड करें, जिससे उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाए। ऐसा नहीं है कि सारा खाना ऊपर ही यूटिलाइज हो जाए, लोअर साइड भी खाना जो है वो रीच करना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कंपोजिट कल्चरिंग करते हैं, तो खाना जो है वो वेस्ट नहीं होता, तो अल्टीमेटली ग्रोथ जो है वो एक ही पॉइंट में मिल जाती है। हम वाटर फ्लो को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, एक टाइम पे 3 तरह की स्पीशी जो है वो ग्रो कर रही है, बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए, बिना एक दूसरे को हार्म किए हुए, तो जिससे ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अदरवाइज हम सारी सरफेस फीडर्स यानी कि सरफेस पे रहने वाले फिशेस लेंगे तो ओवर क्राउडिंग भी हो जाएगी। मतलब जैसे कंपटीशन हम देखेंगे कि कंपटीशन फॉर टेस्ट एंड फूड ये कॉमन रहता है, तो वो स्पेस के लिए कंपटीशन भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। पर जब अलग अलग रीजन पे रहते हैं तो स्पेस के लिए कंपटीशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपोजिट, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम कंपोजिट कल्चरिंग करते हैं, जैसे कि हम मेन स्पीशी जो हम बहुत ज्यादा लेते हैं कंपोजिट कल्चर के लिए वो है केटला, रोहू एंड कॉमन कार्प, मृगाल ये ले सकते हैं, कॉमन कार्प और मृगाल। और बच्चे इनको 3:4 में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे पास मृगाल का जो ग्रोथ रेट है जो है वो अकॉर्डिंगली रहेगा, क्योंकि वो बेंथिक रीजन में मिलता है, ठीक है। तो बच्चे अकॉर्डिंगली वैसा रेशियो मेंटेन किया जाता है ताकि कंपटीशन इवन हो, अगर होना है तो अकॉर्डिंगली फूड भी सबको मिले, ग्रोथ भी ऑप्टिमम हो। तो इस तरीके से ये रेशियो मेंटेन करते हुए अब अल्टीमेटली इनको कल्चर किया जाता है, अलग अलग रीजन में रहते हैं और बिना कंपटीशन के, बिना एक दूसरे को हार्म किए ग्रो करते हैं, जिससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होता, ठीक है। और तो और आजकल मिक्स फार्मिंग भी की जाती है। मिक्स फार्मिंग के दौरान हम क्या करते हैं, जैसे राइस फील्ड होता है, राइस फील्ड में किस तरीके से ग्रो किया जाता है राइस, बहुत सारा वाटर होता है फील्ड में,
मैक्सिमम पार्ट राइस का वाटर के अंदर होता है। तो बच्चे अब फिशेस जो है वो अगर हम इस वाटर में ही कल्चर कर लें तो फिशेस जो है वो वाटर में कल्चर भी हो जाएंगी, राइस को भी वाटर मिल जाएगा इवनली, पानी तो देना ही है, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा, जो डेब्रीज राइस के प्लांट में फॉल करती है वाटर में, वो फिशेस के लिए फूड की तरह काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो उन्हें एक फूड सोर्स जो है वो भी मिल जाता है, ठीक है। तो मिक्स फार्मिंग भी की जाती है। मिक्स फार्मिंग fishes are grown in rice fields also, ठीक है, ताकि हमें एक्स्ट्रा फूड ना देना पड़े, यानी कि फूड का कॉस्ट जो है वो कट किया जा सके, काफी हद तक एक्स्ट्रा दिया जा सकता है, ठीक है, बट बाय द टाइम उसे कॉस्ट जो है वो काफी हद तक कट की जा सकती है, ठीक है। तो बच्चे ये है हमारे पास कंपोजिट फिश कल्चर और मिक्स फार्मिंग, जिससे फिशिकल्चर को हेल्प मिल रहा है आजकल, ठीक है। और हम इकोनॉमिकली फिशेस और फिशिकल्चर से हम कमर्शियली बात करें, इकोनॉमिकली बात करें तो हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो बच्चे आफ्टर एनिमल हस्बेंड्री we need to talk about plant breeding. प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात करनी है। तो बच्चे अगर हम बात करें, हमारे पास जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है बेटा वो क्रॉप पे डिपेंडेंट है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो पूरा एनिमल पे डिपेंडेंट हो, सारे फूड सोर्सेज वहां से मिल रहे हो। हमारे फूड चेन हो या बाकी चीजें सब मेनली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही स्टार्ट होती है, यानी कि किसी ऑटोट्रॉफ सोर्स से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो बच्चे क्रॉप जो है बढ़ती पॉपुलेशन के साथ क्रॉप का नीड जो है वो इंक्रीज हुआ टाइम के साथ, लेकिन बच्चे अगर हम क्रॉप पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो स्पेस जो है वो तो कम हो रहा है ना, एग्रीकल्चरल फील्ड जो है वो कम हो रही है, स्पेस कम हो रहा है, एग्रीकल्चर जो है उसके लिए नई फैसिलिटीज डेवलप नहीं हुई थी टाइम के साथ, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है। आज भी काफी सारा फूड जो है वो स्टोरेज में भी रहता है, ठीक है, लेकिन उसे ग्रो करने के लिए अलग अलग टेक्निक जो है वो डेवलप की गई है। तो फूड जो है पॉपुलेशन, बढ़ती पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए नई नई टेक्निक डेवलप की गई, ताकि प्लांट जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे और प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा दे। तो मुझे ये चीज और प्लांट ब्रीडिंग जो है और प्लांट की ग्रोथ को, क्रॉप की प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उस दौरान काफी सारी चीजों के बारे में पता चला, यानी कि डिफरेंट टेक्निक और डिफरेंट केमिकल जो कि प्लांट की नीड को बढ़ा सकते थे, और साथ ही साथ में प्लांट ब्रीडिंग के नए कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात हुई, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी को डेवलप करने की बात हुई, ठीक है। वैसे तो कन्वेंशनल तरीके से यानी कि पुराने तरीके से बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग जो है वो काफी हजारों साल पुरानी है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डाटा दिया जाता है टाइम की 9000 to 11000 ईयर्स से प्लांट ब्रीडिंग जो है वो की जाती है, इसके एविडेंसेस है बेटा। पर बच्चे उसके बाद कन्वेंशनल तरीके से हमें वो चीजें जो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है, जैसे स्पेसिफिक फीचर हम किसी प्लांट में जाते हैं तो वो तो नहीं मिल सकता ना। प्लांट ब्रीडिंग जो है जो कन्वेंशनल तरीके से की जाती है उसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स है, जिसकी वजह से प्लांट ब्रीडिंग जो है उसको और ज्यादा एनहांस किया जा गया और उसकी टेक्निक को और ज्यादा एनहांस किया गया। तो बच्चे अब इस प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, सुपीरियर कैरेक्टर प्लांट के, जैसे कि एनिमल के केस में बात की थी कि सुपीरियर कैरेक्टर जो है वो इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। तो प्लांट ब्रीडिंग में भी यही होता है, सुपीरियर कैरेक्टर दो प्लांट के हम क्या करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में लाने की कोशिश करते हैं,
ताकि एक फ्रूटफुल अरेंजमेंट मिल सके, प्रोडक्ट ज्यादा मिल सके। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग के दौरान हम क्या करते हैं, प्लांट्स विद सुपीरियर कैरेक्टर्स आर हाइब्रिडाइज्ड टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग विद अ डिजायरेबल ट्रेट। ठीक है, तो प्लांट विद सुपीरियर कैरेक्टर्स are hybridized to obtain plant with desirable character। ठीक है, तो डिजायरेबल कैरेक्टर्स मिल सके एक ही ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि कोई एक्स फीचर एक प्लांट में है, वाई फीचर दूसरे प्लांट में है, बट ये दोनों फीचर्स कंबाइन में अगर हमें एक प्लांट में चाहिए तो हम हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं। ठीक है, पर बच्चे इस कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोसेस में जिसमें हम पोलन ग्रेन डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं प्लांट में, तो बच्चे वो कन्वेंशनल मेथड में काफी सारे ड्रॉबैक्स थे। हमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली नहीं मिल सकता था, बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। बच्चे इसीलिए बच्चे कन्वेंशनल मेथड जो है वो टाइम के साथ कम हो गया है। विद इंक्रीज इन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक, तो प्लांट ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट को और एनहांस किया गया है, जिसकी हेल्प से हम डिजायरेबल कैरेक्टर से प्लांट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे केसेस में प्लांट को रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक हार्श क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से जैसे रेजिस्टेंस चाहिए, ड्रॉट कंडीशन, नेचुरल कैलेमिटी आ गया, ड्रॉट आ गया, उस केस में ड्रॉट में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वाटर का प्रेशर जो है प्लांट को डिस्टर्ब करता है, वाटर लॉजिंग जो है वो प्लांट को डिस्टर्ब करती है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से, या फिर डिफरेंट टेक्निक जो प्लांट ब्रीडिंग को एनहांस करती है, इसके कॉन्सेप्ट को एनहांस करती है। उसके बाद इंक्रीज टॉलरेंस टू पेस्ट, तो बहुत सारे प्लांट जो है वो पेस्ट से इफेक्टेड रहते हैं, खराब कर देते हैं पेस्ट जो क्रॉप को, तो उसका कमर्शियली देखा जाए तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो टॉलरेंस इंप्रूव की जा सकती है। और फर्दर इंप्रूव क्रॉप क्वालिटी इंक्रीज करना, यानी कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करना या फिर टेस्ट इंप्रूव करना। तो क्रॉप क्वालिटी जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा कमर्शियली बेनिफिट होगा एक पर्सन को, चाहे वो फार्मर हो या फिर कोई और कंपनी जो कि प्लांट ब्रीडिंग से और प्लांट ग्रोथ से डील कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन से डील करने के लिए क्रॉप यील्ड। ठीक है, तो इंक्रीज क्रॉप यील्ड, तो इंक्रीज क्रॉप यील्ड वजह से कैरेक्टर जो है वो भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, यानी कि एक प्लांट जो है वो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट जो है वो डेवलप कर पाए। तो कुछ चेंजेस लानी पड़ती है जेनेटिकली जो कि क्रॉप यील्ड को एनहांस कर सकता है। ठीक है, तो अगर किसी और प्लांट में है तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें स्टेप वाइज पूरा सीक्वेंस की प्लांट ब्रीडिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है, कन्वेंशनल वे में बात करेंगे फिलहाल। तो उसके बाद बाकी टेक्निक्स कैसे हेल्प कर रही है इस प्रोसेस में, फिर धीरे धीरे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चे प्लांट ब्रीडिंग जो है इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसेस, इट्स अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। ठीक है, तो स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग कौन कौन से स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लांट ब्रीडिंग, पहले एक ब्रीफ आइडिया लेंगे तो उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग जो है वो की जाती है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है जेनेटिक सिस्टम एनालाइज कर। हम किसी प्लांट का कैरेक्टर देख रहे हैं, कोई चाह रहे हैं कि कोई स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड करें प्लांट में, तो जरूरी है ना कि हम उसका जर्म प्लाज्म जो है या फिर जीन पूल जो है वो एनालाइज करें पूरा।
क्योंकि एक प्लांट जो है उसमें वाइल्ड वेराइटीज भी हो सकती हैं या फिर उसकी म्यूटेड वेराइटीज भी हो सकती हैं जो अभी अवेलेबल है, डिफरेंट वेराइटीज अवेलेबल हो सकती है प्लांट की। तो जितनी वेराइटीज होंगी उतना डिफरेंट जीन पूल होगा, उतना ज्यादा डिफरेंट तरह का जर्म प्लाज्म मिल सकता है। तो हम चाहेंगे कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई एक अच्छा कैरेक्टर विद स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव जेनेटिक सिस्टम के साथ एक प्लांट डेवलप करें। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ब्रीडिंग करवानी प्लांट की, स्पेसिफिकेशंस चाहिए काफी सारा। तो स्पेसिफिकेशंस क्यों ना हम बेटर क्वालिटी के जीन के साथ करें। तो सबसे पहला जो है स्टेप जो होता है उसमें क्या किया जाता है, जर्म प्लाज्म का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ जर्म प्लाज्म। अब बच्चे जर्म प्लाज्म का एनालिसिस में जितनी भी वेराइटीज होंगी इंक्लूडिंग दिस वाइल्ड वेराइटी, म्यूटेड वेराइटी, सब इंक्लूड की जाती है। एनालिसिस ऑफ जर्म प्लाज्म एंड इट्स कलेक्शन, तो उसकी कलेक्शन फर्दर कर दी जाती है। ठीक है, तो पूरा तरह एनालाइज किया जाता है कि क्या क्या जेनेटिक सिस्टम है, क्या क्या अरेंजमेंट है, क्या क्या जेनेटिक पॉसिबिलिटीज जो है वो इस वेराइटी में, इस प्लांट में। ठीक है, तो कौन सा बेटर जीन है तो कौन सा बेटर जीन लेना चाहिए। अब कलेक्शन कर लिया, एनालाइज कर लिया, तो एनालाइज करने के बाद हम उसे इवैल्यूएट करते हैं यानी कि कंपेयर करते हैं। इवैल्यूएशन यानी कि एनालाइज कर लिया, हमने जान लिया कि क्या क्या जर्म प्लाज्म में कौन कौन से जीन है। अब उनको आपस में कंपेयर करके उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि कौन सा हाईली वैल्यूएबल है, कौन सा लेस वैल्यूएबल है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इवैल्यूएशन करने के बाद हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे कि पेरेंट होता है, यानी कि उसमें से पेरेंट की तरह कौन काम कर सकता है। तो इवैल्यूएशन के दौरान बिल्कुल प्रॉपर और हाई वैल्यू वाला जीन हमें मिल गया, तो उसमें से जो सबसे अच्छा था और वो भी उस फीचर के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है। पर ऐसा नहीं है कि बाकी जीन्स जो है हम इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं है कि बाकी जो जीन्स जो है वो डिफेक्टिव हो तो कहीं ना कहीं हमें डिफेक्ट जो है वो फर्दर जनरेशन में देखने को मिले, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और वो हम इनिशियल लेवल पे डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो हम लेटर ऑन डिटरमाइन करते हैं फर्दर स्टेप्स। तो जब पेरेंट जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, पेरेंट जो है कैरेक्टर को इवैल्यूएट करने के बाद सेलेक्ट कर दिया गया पेरेंट। अब मुझे इन पेरेंट्स को क्या करेंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइज करवाएंगे, क्योंकि अगर एक ही पेरेंट में हमारे पास इवन कैरेक्टर्स होते तो हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर की जाती है ताकि दो प्लांट के कैरेक्टर्स एक ही प्लांट बनाया जाए। ठीक है, तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जो सेलेक्ट किए गए जो कि हमारे पास प्रॉपर कैरेक्टर्स के साथ है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ है। ठीक है, अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा दी, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑफस्प्रिंग बनेंगे अब उन्हें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो सेलेक्ट कौन से किए जाते हैं, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट डायरेक्टली नहीं लिखूंगी, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट लिखूंगी। तो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, अब हम क्या चेक करते हैं कि कौन सा प्लांट है जो इनके ऑफस्प्रिंग में से जो कि बहुत ही इफेक्टिव फीचर्स दे रहा है, जैसे हमें चाहिए बिल्कुल वैसे ही नियरली। ऐसे प्लांट को इकट्ठा कर दिया जाएगा और उसकी फर्दर टेस्टिंग की जाएगी। और टेस्टिंग कैसे की जाती है, बहुत सारे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं, बहुत सारे जनरेशन बाय जनरेशन टेस्टिंग की जाती है। यानी कि हम क्रॉस हाइब्रिडाइज करके एक ही जनरेशन को देख के खत्म नहीं कर देते, हम क्या करते हैं जनरेशन बाय जनरेशन टेस्टिंग करते हैं कि वो फीचर्स जो है वो होमोजाइगोसिटी तक आ जाए। यानी कि वो फीचर जैसे किसी कैरेक्टर के साथ, जैसे किसी कोई कैरेक्टर है कैपिटल और स्मॉल आर एलीट कंट्रोल कर रहा है, तो बच्चे वो फीचर जो बहुत इफेक्टिव है स्मॉल आर के साथ एसोसिएटेड है, तो हम चाहेंगे कि वो इस तरीके से अरेंज हो जाए कि कैपिटल आर जो है वो सीक्वेंस पर गायब ही हो जाएगा। जनरेशन बाय जनरेशन इस तरीके से ब्रीडिंग करवाते चल जाते हैं और जनरेशन बाय जनरेशन टेस्टिंग भी होती है हर स्टेप पे, ताकि वो कैपिटल स्मॉल आर जो है वो होमोजाइगस अरेंजमेंट में रह जाए, ताकि जब भी फॉरवर्ड हो हमारे पास जीन और एलील जो है वो हमेशा स्मॉल आर ही फॉरवर्ड, दोनों पेरेंट, ताकि होमोजाइगोसिटी मेंटेन। वैसे ही अगर हम बात करें, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ कोई सुपीरियर कैरेक्टर, डोमिनेंट एलील के साथ सुपीरियर कैरेक्टर जुड़ा है,
तो हम चाहेंगे कि या तो होमोजाइगस या तो हेटेरोजाइगस कंडीशन मेंटेन हो जाए, कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर दोनों से ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से होमोजाइगोसिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर हम डोमिनेंट के केस में भी देखोगे कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया और हम इसमें से नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी बनानी है और दोनों हेटेरोजाइगस हो तो स्मॉल आर कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। तो होमोजाइगोसिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में हमें दोबारा जब हम एक बार टेस्टिंग करके खत्म कर लें, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट ढूंढ लें, तो हमें नेक्स्ट लेवल पे टेस्टिंग ना करनी पड़े। यानी कि अब हम बिल्कुल इंश्योर होके उस जनरेशन के पेरेंट्स को यूज कर पाए फॉर फर्दर प्लांट ब्रीडिंग और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को चेक किया जाता है जनरेशन बाय जनरेशन। ठीक है, तो अब एक बार अब चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, उसे रिलीज करते हैं, फर्दर टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद रिलीज करेंगे, रिलीज फॉर कमर्शियल यूज। तो बच्चे अभी फर्दर टेस्टिंग क्या है? फर्दर टेस्टिंग, अभी हमने प्रोडक्ट को यूज चेक किया, ऑफस्प्रिंग को चेक किया फॉर इट्स क्वालिटी। अब हम चेक कर रहे हैं कि वो डिफरेंट कंडीशन में सेम क्वालिटी दे पाएगा क्या, यानी कि डिफरेंट कंडीशन में सस्टेन भी कर पाएगा या नहीं, वहां पे सेम फीचर एक्सप्रेस करेगा या नहीं, क्योंकि अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन है तो अलग अलग फीचर भी प्लांट दे सकता है। इन विट्रो यानी कि लैब में अलग दे सकता है, इन वाइवो अलग कंडीशन दे सकता है, अलग चैलेंजेस भी फेस करेगा, लाइक ड्रॉट, पेस्ट टारगेटिंग, वो सब कुछ जो है वो टेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद जब ये टेस्ट पास कर देता है ऑफस्प्रिंग प्लांट, तो उसे रिलीज कर दिया जाता है फॉर कमर्शियल यूज, ताकि वो बेटर प्रोडक्ट दे और फर्दर उसे यूज किया जा सके कमर्शियल लेवल पे या हाउस होल्ड लेवल पे, जो भी अकॉर्डिंगली पर्सन को यूज करना। तो ये है स्टेप। पहले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स लिए, चेक किया कि कितने पॉसिबल जीन अरेंजमेंट मिल सकते हैं, उन्हें कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद इवैल्यूएट किया कि किसमें ऐसे हमारे पास जीन्स मिलेंगे सुपीरियर जीन, उसे सिलेक्ट कर लिया एज ए पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाई, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हमें ऑफस्प्रिंग मिले। अगर ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर आ गए हैं, दोनों आ गए हैं, तो हम उसका खत्म नहीं करेंगे, हम उसकी फर्दर टेस्टिंग करते जाएंगे जनरेशन बाय जनरेशन, बाय मेंटेनिंग देयर होमोजाइगोसिटी आल्सो, बाय डेवलपिंग होमोजाइगस अरेंजमेंट आल्सो। तो उसके बाद जब ये मिल जाता है तो उसकी फर्दर टेस्टिंग की जाती है डिफरेंट कंडीशंस में, अगर वो फुलफिल कर लेता है तो उसे रिलीज कर दिया जाता है फॉर फर्दर कमर्शियल यूज। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्लांट ब्रीडिंग होती है बेटा। ठीक है,